So now we'll discuss the subject economics. So there are 14 questions that have been asked in this paper. So these were relatively on the easier part. अगर जिसको clarity है concepts में, the students might be able to solve the questions with ease. Okay, so let's discuss. So the first question is, which among the following regarding the nature of goods and income elasticity are correctly matched? Okay, so अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिनको पता होगा, जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की, इट्स इजी फॉर देम. इनकम इलास्टिसिटी मीन्स कि इनकम के चेंज होने से जो है वो डिमांड कितनी चेंज हो रही है. ओके, सो नेसेसिटी गुड्स हैं, लाइक डेली की जो चीज़ें हैं, लाइक यू आर बाइंग मिल्क, सॉल्ट, शुगर, ठीक है, जो नेसेसिटी हैं, इनकी इलास्टिसिटी इज बिटवीन 0 and 1. कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप वो वाले गुड्स थोड़े से ज़्यादा भी खरीद सकते हो. ओके, सो इट्स करेक्ट. लग्जरी इज़ मोर देन 1, कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी देन नेसेसरीली आपकी लग्जरी की डिमांड भी बढ़ जाएगी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इन्फीरियर इज मोर देन 0. अब इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कोर्स ग्रेन, सीरियल वगैरह होते हैं, लाइक ये वो लोग जो है ज़्यादा बाय करते हैं जिनके इनकम लेवल्स कम होते हैं. एंड इनकम लेवल का इंक्रीज अगर हो जाता है देन ये इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है. तो मोर देन 0 नहीं आना चाहिए, इट इज़ इवन लेस देन 0. तो इसीलिए हमारे पास ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 ओनली. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements about the relationship between price elasticity of demand and the type of firm is correct? Okay, so this is from the market economies as well as from the demand side. तो दोनों को mix करके question बनाया गया है. It is perfectly elastic demand is associated with a competitive firm. Now imagine a situation जहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो sellers हैं. Okay, and अगर एक भी seller ने अपनी good का price बढ़ा दिया तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल गो टू अदर सेलर्स. यानी कि अगर ये थोड़ा सा भी प्राइस को चेंज करेगा तो उसकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा. तो इसीलिए वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा. सो दिस इज करेक्ट. सेकेंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल ही इन इलास्टिक, यानी कि अगर आप प्राइस को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो तो वो डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं दिखाएगा. दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म. अब अगर यहाँ पर मोनोपोलिस्ट होता तो स्टेटमेंट का आंसर कुछ और हो सकता था, क्योंकि मोनोपोलिस्ट इज लाइक उसके पास एक ही के पास पेटेंट है कोई चीज़ प्रोड्यूस करने का. सो अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी लोग, कंज्यूमर जो है वो उन्हीं से ही सामान खरीदेंगे. बट यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म. सो द वर्ड कॉम्पिटिटिव गिव्स इट अ डिफरेंट मीनिंग. यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनइलास्टिक नहीं बल्कि इलास्टिक डिमांड क्रिएट होगी. तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली. आई होप इट्स क्लियर नाउ. The next is comparative advantage theory is a trade theory that describes the basis of two nations engaging in trade. कि अगर एक कंट्री A है और दूसरी कंट्री B है और ये दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या थ्योरी है कि आपको वो मार्क करना है पॉइंट विच इज़ नॉट करेक्ट. अब ये यहाँ का कैच था क्वेश्चन का. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नॉट. ओके, तो यहाँ पर आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो चूज़ करनी है. सो डेविड रिकार्डो वॉज द ऑथर ऑफ द कैट. इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि the cat is explained in the book titled on the principles of political economy and taxation that was first published in 1817. अब ये भी बिल्कुल factual question है, तो ये सही है. According to cat, the nation which does not have एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड. अब ये कितना वेग स्टेटमेंट हो गया. ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि CAT जो आपके पास ट्रेड की थ्योरी है ये बोलती है कि ऐसा कोई नेशन जिसका कोई भी एडवांटेज नहीं होता है किसी भी गुड्स में, वो बेनिफिट ही नहीं कर सकता ट्रेड से. सपोज अगर वो A, B, C, D ये 4 गुड्स सेल कर रहा है एंड उसको किसी भी एक गुड से सबसे ज़्यादा एडवांटेज नहीं हो रहा, उसको ऑलमोस्ट इक्वल ही एडवांटेज सबसे मिल रहा है,
तो क्या ये बेनिफिट नहीं करेगा ट्रेड से? तो ये कितनी वेग स्टेटमेंट है। तो अगर आपको ये वाला डेटा या ऑथर का नहीं भी पता था, देन ऑल्सो यू कुड हैव ईजिली एलिमिनेटेड अदर ऑप्शंस एंड रीच टू द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपकी एलिमिनेशन ट्रिक वर्क कर सकती थी अगर आप बाय नॉलेज देखो कि ये तो एक वेग ही स्टेटमेंट लग रहा है। नेक्स्ट कहता है द टू नेशंस दैट एंगेज इन द ट्रेड कैन गेन फ्रॉम स्पेशलाइजिंग इन द कमोडिटी इन विच दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी सोबर सी स्टेटमेंट है, इट्स बिल्कुल करेक्ट। और जो ये वाली स्टेटमेंट है ये हमारे पास रॉन्ग हो जाती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगर किसी को इस थ्योरी के बारे में नहीं भी पता था, देन ऑल्सो दे कुड हैव रीच्ड द आंसर। ओके, सो इट वॉज अ कंपैरेटिवली ईजी वन अगर हम इसको एलिमिनेशन ट्रिक से देखें तो। Okay, the next question was from budget. Budget also constitutes an important part for our UPSC syllabus. तो budget से यहाँ पर direct एक question का hit है, that is which one among the following items of expenditure received the highest allocations? सबसे ज़्यादा किसको मिली है? That is the interest payments. Interest payments की यहाँ पर सबसे ज़्यादा weightage आपके budget में देखने को मिली है. So the correct answer is option number C, interest payments. Okay, so next question is which one of the following schemes, this is a question on the schemes again, and the next one is which one of the following financial institution, जो हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, so कौन सा वाला ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिपोर्ट करता है द मंथली परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्विसेज फॉर इंडिया। अब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि सर्विस सेक्टर के उसको देखता है, एंड ये जो है इट इज़ मेड बाय द HSBC। ये जो है रिलेट करता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को, ठीक है। तो ये सर्विसेज में जो कोई भी इंक्लूडेड हैं दे आर प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चनरी, और जिस क्वेश्चनरी में से जो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है उसमें से ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है एंड अकॉर्डिंगली ये इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर बॉडी इसका आंसर है दैट इज HSBC। Okay, now the next question, which of the following statement is not correct? अब यहाँ पर भी कैच है कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर मार्क करना है। ओके, सो फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन 2010, National Logistics Policy was launched in 2022. Rural Infrastructure Development Fund was instituted in NABARD during 95-96, and G20 was formed in 2001 as a forum of finance ministers and central bank governors. अब अगर हम एक लोग इसकी देखें तो हमें इन सब की डीप नॉलेज चाहिए, बट वी हैव टू जस्ट मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो G20 तो आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन grouping, okay, and it was not formed in 2001, rather it was formed in 1999। तो ये स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमारा ईयर जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिंपली हमें जब इसके बारे में पता चल गया तो ऑल दीज थ्री आर ऑब्वियसली एलिमिनेटेड। ओके, तो ये नहीं करना होता कि जस्ट looking at the first option you are going to leave the whole question, just read out all of the options। So the next is again from the budget। So budget से इस बारी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, सो द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस द इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी था। ओके, तो ये लॉन्च हुआ था 22-23 के ईयर में। ओके, सो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2022-23। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, now next, which among the following is the estimated fiscal deficit as a percentage of GDP in India? ठीक है, तो अगेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जिन्होंने बजट या सर्वे के बारे में पढ़ा हुआ है दे माइट बी नोइंग द आंसर। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4.4%। इट्स नियरली अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड येस इट इज ऑन द डिफिकल्ट साइड, इट इज ऑन द टफर साइड। ओके,
सो कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं वो ईजियर पर्सपेक्टिव में है, कुछ जो है थोड़े से ट्रिकी या फैक्चुअल भी पूछे गए हैं पेपर में. सो कोड ऑन वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर. अब ये ईयर जो है इट वाज नोटिफाइड की बात करी गई है. इट हैज़ नॉट आज कि कब से उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, उन्होंने नोटिफाई कब करी थी 2019 में. ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर. अगेन दिस वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड बिल्कुल इन्होंने नियर वाले ऑप्शंस डाले हुए हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी इन्होंने अराउंड नियर ऑप्शंस दिए थे 4.4, 4.8 like that wise only they have given same nearby option. So the answer is option number A, 2019. Yes, it was a tricky question. Okay, next. So this was all about the economics point of view. So world history के टॉपिक में से 2 particular questions पूछे जा चुके हैं इस बार के CAPF के एग्जाम में. So first is the cities of Hiroshima and Nagasaki are situated on which of the following islands? It is a very easy question. ठीक है, it is located on Honshu and Kyushu respectively. Hiroshima and Nagasaki are represented by Honshu and Kyushu. So it is option number C. So this is the second question of world history, that is consider the following statements about international events. The first Gulf War was related to Iraq invasion of Kuwait. Yes, ये बिल्कुल correct statement है. Mikhail Gorbachev was the president of the Soviet Union at the time of its disintegration. This is also correct. Boris Yeltsin was the first elected president of Russia. This is also correct. ठीक है, तो ये तीनों statements ही correct हो जाती हैं. So the answer is option number D, that is all 3. So world history में से एक question, this one you may say that it was relatively tougher side पर था, but Honshu Kyushu वाला that was on easier side. तो one question out of world history was doable. So environment के component में से there have been only 5 question asked and this year the weightage of environment is quite low in the exam. Okay, so let's discuss these questions. So the first question asked from the environment is the Ramsar Convention. The easiest question I can say from the whole of the paper, that is Ramsar Convention, intergovernmental treaty which provides framework for international cooperation and conservation of wetlands. So option is C. So this was I think the easiest one. और environment जो है इसके questions were moderately easy. ठीक है, next. Consider these statements about the IPCC. ओके, तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है ये IPCC. ओके, सो लेट्स सी, इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी. येस, फॉर एड्रेसिंग साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल ही इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक बॉडी है. सेकेंड है दैट इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1988 बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन हो सकती है. IPCC जो है इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद यूनेप. तो यूनेप भी एक बॉडी थी, WMO भी एक बॉडी थी, ये दोनों ने मिलकर IPCC को बनाया है 1988 में. बट यहाँ पर कैच क्या है कि यहाँ पर कहीं पर भी ओनली वर्ड नहीं मेंशन्ड है. दैट इज इट वाज सेटअप इन 1988 बाय WMO. यस, क्या WMO ओनली लिखा है? नहीं. तो ये स्टेटमेंट जो है इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपके पास ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नॉलेज लगाई होगी कि ये WMO जो है वो यूनेप के साथ ही आएगा, दे माइट बी गेटिंग दिस क्वेश्चन एज रॉन्ग. बट यहाँ पर कैच क्या था कि यहाँ पर ओनली वर्ड वॉज नॉट मेंशन्ड. ओके, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है. The next question from environment is from one of the India's Panchamrit goals also, from the Paris Agreement also. You can say okay, तो ये न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा रह रहा था. So it's on easier side जिन्होंने करंट अफेयर्स के साथ अपडेशन करी हुई है. India's key climate targets include reduction of 33% to 35% in greenhouse gas emissions intensity by 2030. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इंक्रीज करना है नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को बाय 500 गीगावाट्स, ये भी सही है. अचीव करना है नेट जीरो इमिशंस बाय 2070. येस, वन ऑफ द पंचामृत गोल्स ऑफ इंडिया जो हमने COP के अकॉर्डेंस में
जो है वो इंडल्ज करे हैं। ओके, सो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, एज यू कैन सी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज option number 1, 2 and 3. All statements here are correct. So the next question, again the easiest of all, greenhouse gas को तो हम अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, and from the 6th 7th classes we come to know about the greenhouse gases and its emissions. Okay, so it is a very easy question again from environment component. Which of the following is not a greenhouse gas? Methane, it is. नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है. फ्लोरिनेटेड गैसेस इंक्लूडिंग द HFCs, CFCs, HCFCs, ठीक है, PFCs, SF6, तो ये सारे ही हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं जो कि रेफ्रिजरेंट्स एंड ऑल में यूज़ होते हैं, एंड वी ऑल नो कि ये तो सबसे ही ज़्यादा जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं. नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, बट सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस नहीं है, रादर ये एक कूल करने वाला एक एरोजोल है जो एटमॉस्फेयर को कूल करता है. ग्रीन हाउस गैसेस वो वाली गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर लेती हैं एंड एटमॉस्फेयर में ही रखती हैं एंड एनवायरनमेंट को और ज़्यादा जो है वो वार्म कर देती हैं. बट जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये इनफैक्ट कूल कर देती है अर्थ को, तभी हम इसको क्लाउड सीडिंग एंड ऑल में भी यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ कि कौन सी वाली सल्फर जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, दैट इज़ option number A, sulfur dioxide. Okay, so these were all questions from the environment component. I hope these all were doable questions. Okay, at least from 5 you could easily make 3 of them correct. Okay, so easy were these were easy questions. ओके, सो ज्योग्राफी का वेटेज इस बार ही रहा है कि 9 क्वेश्चंस ऑफ द टोटल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड विद ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. ज्योग्राफी अगेन वाज मॉडरेटली टफर दिस ईयर. ओके, लेट्स डिस्कस, बट मैनी ऑफ द क्वेश्चंस वर डूएबल ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को ज़्यादा एक्सेस करना था एग्जाम में. ओके, लेट्स सी which of the following statements are correct. The time at 180 degree longitude, जो अर्थ में longitude है 180 डिग्री वाला, is exactly 12 hours from the 0 degree longitude irrespective of whether one travels westward or eastward. चाहे हम ईस्टवर्ड जाए या वेस्टवर्ड जाए, टाइम वहाँ पर सेम रहेगा. सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे. नाउ जस्ट लुक एट दिस कॉन्सेप्ट कि जब भी हम अर्थ पर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास वेस्टर्न साइड एंड ये हो गया ईस्टर्न साइड. ईस्ट वेस्ट से टाइम में आगे है. ओके, इफ़ इट्स वेडनेसडे हेयर मे बी इट्स ट्यूसडे हेयर, राइट. तो वेस्ट जो है हमसे टाइम के अकॉर्डेंस में इट्स बैकवर्ड. ओके, सो अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड, अगर कोई पर्सन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है ऑन ट्यूसडे, ओके, यहाँ पर ये ट्यूसडे को जा रहा है, विल काउंट द डे एज वेंसडे. जैसे ये इंटरनेशनल डेट लाइन वो क्रॉस करेगा, एक दिन उसका और ऐड हो जाएगा. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? येस, इट इज़ करेक्ट. वाई? क्योंकि जैसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारा जो डे है वो नेक्स्ट डे जो है वो काउंट होगा, बिकॉज ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज having a gain of 1 day. Okay, so here both these statements are correct. So option is C, that is both 1 and 2. I hope this question is clear. ये UPSC CSC 2025 में भी question similar forms में जो है वो पूछा गया है. So it is repeated from that. So you need to analyze those question also. Okay, next is consider the following statements with reference to the salt withering. Okay, salt withering के reference में आपको देखना है salts in rocks expand due to thermal action. ठीक है, टेम्परेचर के एक्शन की वजह से salt जो है वो rock में expand हो जाता है and rock जो है वो बाहर की तरफ को आ जाता है हाइड्रेशन से, पानी की वजह से या क्रिस्टलाइजेशन की वजह से. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. salts like calcium, sodium, magnesium, barium have a tendency to expand. बिल्कुल, तो इनके अंदर भी टेंडेंसी
होती है कि एक्सपैंड कर जाते हैं थ्रू थर्मल रेगुलेशन। नेक्स्ट इज सॉल्ट विदरिंग। जो सॉल्ट विदरिंग होती है ये टिपिकल एग्जाम्पल है केमिकल विदरिंग का। नहीं, केमिकल विदरिंग तब होती है जब रॉक्स के अंदर के केमिकल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, दे अंडरगो अ चेंज, दे अंडरगो देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सॉल्ट विदरिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल विदरिंग नहीं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल विदरिंग। ये आपको बाहर से देखने में लगता है कि एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मैकेनिकल विदरिंग बट नॉट ऑफ केमिकल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी मास मूवमेंट्स। तो विदरिंग मास मूवमेंट्स में से काफ़ी क्वेश्चंस इस बार ही पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स आर कैटेगराइज एज रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मतलब एकदम से जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन सी वाली होती हैं? क्रीप, मड फ्लो, सॉलिफिकेशन या स्लम्प। सो यहाँ पर जो है क्रीपिंग, दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, मड फ्लो एकदम से जो है मिट्टी का बहाव जो है वो पानी के साथ मिलकर वेट होकर काफ़ी ज़्यादा जल्दी से मास मूवमेंट करेगा, सो इट इज़ अ फास्ट, यू मे से इट इज़ अ रैपिड। सॉलिफिकेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्लो प्रोसेस। फिर स्लम्प भी जब डेब्रिस एकदम से फॉल होता है दैट इज कॉल्ड स्लम्प, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रैपिड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज स्लम्प एंड मड फ्लो, दैट इज 2 and 4। सो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट बन जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द स्ट्रैटोवोल्केनोज आर करेक्ट। ओके, स्ट्रैटोवोल्केनोज के बारे में पूछा गया है। ये बहुत बड़े हैं, दे आर टॉल, येस दे आर टॉल, दे आर स्टीप। इनका जो है स्लोप वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है क्योंकि ये ओवर लेयर जो है वो बनते हैं ये वोल्केनोज, एंड ये स्टीप है, इनका जेंटल स्लोप नहीं है, दे हैव स्टीप स्लोप। ओके, सो विद लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक ऐश, करेक्ट, दे कैन इरप्ट एक्सप्लोजिवली। अब जितना ज़्यादा स्टीप कोई वोल्केनो होता है वो उतना ज़्यादा एक्सप्लोजिवली जो है वो बर्स्ट आउट होता है, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Next, which one of the following is the main method by which the potholes are created in bedrocks by the flowing stream? अब ये again different types आपकी withering में ही आ जाता है, withering and mass wasting में। So its answer is abrasion। abrasion में जब है rocks when they fall they slide against each other and जिसकी वजह से abrasion होती है, और यहाँ पर जो है pot holes, plunge pools and all की creation हो जाती है। So correct answer is option number A, that is abrasion। Next, which one of the following trenches, again a very factual question, it is a relatively tougher question, okay, कि ये पैसिफिक ओशन में से कौन से वाली ट्रेंचेस नहीं लोकेटेड है। ओके, सो नॉट इज द कैच हियर अगेन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में भी पूछे गए हैं, नॉट की फॉर्म में भी पूछे गए हैं। सो दिस इज द बोनिन ट्रेंच, कायमन ट्रेंच, कैडेमैक ट्रेंच एंड साउथ सैंडविच ट्रेंच। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 4। जो 2 and 4 वाली ऑप्शन है ये पैसिफिक ओशन में ट्रेंचेस नहीं प्रेजेंट है। पैसिफिक ओशन में हमारे पास बोनिन एंड कैडमेक ट्रेंच जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो ऑप्शन इज 2 and 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट है नीप टाइड्स। नीप टाइड्स के बारे में, अब नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड्स में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कि नीप टाइड्स में यहाँ पर राइट एंगल में सन, मून एंड अर्थ होते हैं, वेरा स्प्रिंग टाइड्स में तीनों अर्थ, मून एंड सन एक सीधी लाइन में होते हैं। ओके, तो नीप टाइड्स में देयर इज अ 7-day इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स। अब यहाँ पर देखो कैच है, 2 टाइड्स के बीच में जो है ना वो 7 days का गैप होता है। 7 days के बाद यानी कि नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड ऐसे। ओके, बट यहाँ पर पूछा है बिटवीन 2 नीप टाइड्स, 2 नीप टाइड्स के बीच में जो इंटरवल है दैट इज 7 days। तो ये गलत हो जाएगा, टोटल इज 14 days गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। एट दिस टाइम सन मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यस ये राइट एंगल्स पे होते हैं। मून के अट्रैक्शन कम हो जाती है सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, क्योंकि अगर कोई चीज़ तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो अर्थ के ऊपर सन का भी पुल आ रहा है, मून का भी पुल आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल इज स्ट्रोंगर। वेर एज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइट एंगल्स पर है, तो जो आपस में यहाँ से इसका
इसकी पुल हो रही है एंड यहाँ से इसकी जो पुल हो रही है दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। तो मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड, यस, बट यहाँ पर जो है अट्रैक्शन अर्थ पर दोनों की बराबर हो रही है एंड अर्थ की अट्रैक्शन सन एंड मून दोनों से ही पुल हो रही है, तो इसमें कम होती है, यस इट्स करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर बिकम्स 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, so this was all about the geographical aspect. So questions were moderately on the tougher side also, and some questions were relatively easier and they were doable. Now we are going to discuss the questions related to physics part. The first one is, which one of the following principles of physics is primarily used in sonography, a medical diagnostic purpose? Sonography, the other name is ultrasound imaging. Out of these four, the correct option will be Doppler effect. Doppler effect is based on the principle of the change in frequency of a wave. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉपलर इफेक्ट। सोनोग्राफी में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जो इमेजिंग होती है उसमें क्या होता है, वी रिकॉर्ड द साउंड वेव्स, we record the sound waves and use them to know how our blood is flowing through our blood vessels. So the answer is Doppler effect. Now coming on to the next question. This question is little tricky. They are asking the larger area under the hysteresis curve of a ferromagnetic material depicts maximum magnetization, extent of demagnetization, extent of lagging or the minimum energy. Here now the BH curve, जो BH कर्व है यहाँ पर अगर हम ये एक कर्व को ड्रॉ करते हैं BH, so it will be somewhat a picture depicting this and this will be our larger area. अब ये इसका पूछ रहे हैं ये जो लार्जर एरिया है ये किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है. सो आवर आंसर विल बी minimum energy because this on the BH curve, this larger area, it shows the maximum energy loss. So the maximum energy loss is depicting on this area. So out of the four options, this one is the most suitable option, that it is showing the minimum energy. Now coming on to the next question, that is question number 84. अब ये जो question है, this one is a simple principle question. Here our question is, the working principle of refrigerator is based on first law of thermodynamics, second law, Planck's radiation and Rayleigh's-Jones law. Our answer is second law of thermodynamics. The principle of refrigeration is solely based on second law of thermodynamics. या इसको हम बोल सकते हैं Clausius statement. ये है Clausius law. Now coming on to the next question. When sunlight or white light falls on a triangular glass prism, a band of colors called a spectrum is obtained. Which among the following represents this effect? The answer is simple and the question is also straightforward. The answer is dispersion, the law of dispersion. Whenever a sunlight or a white light is passing through a prism, the light automatically bends or reflects on the different wavelengths. So the law which supports this is law of dispersion. Now in the next question, some of the statements are given and about human eye, and we have to choose which one of them is correct. The first statement states, for a person suffering from short-sighted, this means it is myopia. The image is focused behind the retina. The statement is totally incorrect. The image is formed in front of the retina. The second one, short-sighted defect or myopia, it can be corrected by a converging lens. No, it can be corrected by using a concave lens, which is also known as diverging lens. The third statement is, for a person suffering from long-sightedness or hypermetropia,
The image is focused behind the retina. The statement is absolutely correct. Yes, in hypermetropia, the image is always formed behind the retina. The fourth statement, long-sighted defect can be corrected by a diverging lens. No, this has been corrected by using a converging lens. Now coming on to the next question, 87th question. This is a simple numerical and we know how to solve it. We have been given the potential difference, that is 40 volts, and we are given with current, that is initial current, about 2 amperes. Which of the following is the correct value of the current by the heating device if the potential is increased to 140 volts? Now how to solve it? We have been given the initial potential difference, that is 40 volts, and we have initial current, that is 2 amperes. We know the formula, that is V is equal to IR, where R stands for resistance, that is in ohms. Now from here we can calculate the initial resistance. This comes out to be 20 ohms. Now from this resistance, initial resistance of 20 ohms, we can find it out the secondary current which has been asked. R, the secondary potential difference is 140. This we have to calculate. We have got the initial resistance, that is 20. So our secondary current will be 7 amperes. Our correct answer will be A, that is 7 amperes. Now coming on to the next question. A beam of positively charged particle, say A, okay, is going from north to south. On the other hand, a beam of negatively charged particle, say B, is going from south to north. One is positively charged and the other one is negatively charged. One is going from north to south and other one is going from south to north. Now which of the following statement is correct respective of this? The first one is B is deflected towards A, B is deflected away from A, B is deflected upwards, B is deflected downwards. Now out of this, as we know, opposite charges, they attract each other. So according to the law of attraction, both the particles will be deflected in one direction itself. Now here our correct option will be D. The particle V is deflected downwards. As particle A is being deflected downwards, so this will be also deflected in the same position as that of the particle A. So the best option which suits this example is fourth one, that is B is deflecting downwards in the same direction that of particle A. Now coming on to the next question, we have to match. On one side it's given the device and the other side is the phenomena which is based on this particular device. The first one is periscope. Periscope is related to reflection by the plane mirrors. It consists of various plane mirrors to see the upper surface. The lightning conductors, this is based on the phenomena of static electricity. As we know, at the time of lightning, these lightning conductors which are made up of copper, they are using the phenomena of static electricity so that the lightning doesn't affect the big buildings. Thermos flask is based on the phenomena of conduction and convection. Levers for the movement of a force. So our answer will be the C, option C. A is related to third one, B is related to fourth one, C is related to first and D is related to second. So our option will be C. Now we will be discussing the next question.
consider the following statements regarding mechanical properties of solids. The first one states the ratio of tensile stress to longitudinal stress is defined as bulk modulus. No, the statement is wrong. The correct answer is it is known as Young's modulus. Then the second one, the ratio of hydraulic stress to corresponding hydraulic strain is called Young's modulus. No, this is known as bulk modulus. So both the statements are opposite. The third one, the ratio of shearing stress to corresponding shearing strain is called modulus of rigidity. Yes, this is the correct definition. So accordingly our answer will be the C option, the only 3 only. First 2 statements are absolutely incorrect and the third one is correct. So अवार्ड से क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछता है एंड दिस हैज बिकम एन ट्रेंड ऑल्सो दिस ईयर ऑल्सो 2 क्वेश्चन अवार्ड से हैं. फर्स्ट इज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड वॉज गिवन टू. सो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे इट इज़ ए टफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं पढ़ते. तो इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में. विज्ञान रत्न जो क्वेश्चन पूछा है, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम. सो इतनी कैटेगरी में से उन्होंने एक कैटेगरी पूछी है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बिकम ए, दैट इज गोविंदराजन पद्मनाभन. सो दिस विल बिकम द करेक्ट आंसर. सो 93 विल बिकम ए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अवार्ड से है. 2024 OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. So the right answer for this question is Indian Chemical Council. अगर आप PIB को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को if you are regularly following it, so you must be knowing that thing. ये this was covered by प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. किसके लिए मिला था ये अवार्ड? फॉर केमिकल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लायंस हो गया और डेजिग्नेटेड लैब स्टेटस. सो ए विल बिकम द करेक्ट आंसर. सो दोनों का आंसर है अवार्ड वाले का आंसर इज ए. नाउ कमिंग ऑन टू द 2 questions have been asked from defense. So question number 99. This question is little or you can say it is not a taste of UPSC. जो ये question पूछा है, either you know it or you don't know it. I think better if you can leave this question. Arrange the following military operations undertaken by India against Pakistan in correct chronological order. ठीक है, तो ऑपरेशन रिडल दिस हैपेंड इन 1965. सो 1965 में हुआ था. दैट वाज ड्यूरिंग इट वाज ए नेवल ऑपरेशन ड्यूरिंग द 1965 वॉर. सेकंड इज ऑपरेशन कैक्टस लिली. दिस हैपेंड इन 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर. देन ये पता हो सकता है, ये पढ़ते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो, ऑपरेशन मेघदूत इन 1984 इन सियाचिन ग्लेशियर. And last is operation Safed Sagar. This was Indian Armed Forces in Kargil. So अगर आप इसको अरेंज करोगे, so the right answer to this question will become so chronological order पूछा इन्होंने, so the right answer will become 2 1 3 4. So this B will become the correct answer. Now again they have framed one very good question on defense, that is question number 123. Yes, question number 123. So this is a good question and this is about, yes, which of the following statements about the Department of Defense is not correct. So first, it is headed by Defense Secretary, which is absolutely correct. Second, it deals with Defense Policy and Planning. तो Department of Defense है जो, अगर आप जनरल तौर पे भी इस क्वेश्चन को देखोगे आंसर को,
So it will generally deal with what a defense policy and planning also. So second is also correct. So third statement it facilitates the restructuring of military commands for optimal utilization of resources. तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा है, इसको रख लेते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस कॉपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज. ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होगा, वो फॉरेन कंट्रीज़ के भी देखेगा कि हाउ विल बी डीलिंग विद आर. सो इस केस में द राइट आंसर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज सी. जो रीस्ट्रक्चरिंग है मिलिट्री कमांड्स की फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का काम नहीं है. इट इज़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, नॉट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो राइट आंसर विल बिकम सी. तो ये दो क्वेश्चन इन्होंने डिफेंस से पूछे हैं. नाउ इन IR पार्ट दे हैव ऑल्सो फ्रेम्ड 2 क्वेश्चंस. उसको थोड़ा आप करंट टिल्ट भी दे सकते हो, बट ब्रॉडली स्पीकिंग. सो क्वेश्चन नंबर 100, यस. सो दिस इज़ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन. ठीक है, तुक्का लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन के लिए. इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एट लार्जर स्केल, और वो भी बहुत फैक्ट ड्रिवन, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे. बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रिसेंटली हैंड चांसलर ऑफ जर्मनी मिस्टर फ्रेडरिच मर्ज. तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रूल है, ठीक है, कैबिनेट रूल करती है इंडिया में, देयर इज़ एन पार्लियामेंट्री रूल. सो ऐसे ही जर्मनी में देयर इज़ चांसलर. तो इन्होंने पूछा ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग. तो ये बहुत सिग्निफिकेंट भी था, क्योंकि ऑन 6 मई 2025 पहली बार हुआ था कि जो चांसलर बना है पोस्ट वॉर जर्मन हिस्ट्री के बाद, कि चांसलर फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन में इट हैज़ लॉस्ट. सो ही लॉस्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अगेन इट इज़ ए फैक्ट, इट इज़ हार्ड टू नो इन द एग्जामिनेशन हॉल. हिज कोalition included Christian Democratic Union and Christian Socialist, which is also correct. So the right answer will become C. Now coming on to another IR question, 116 question. 116 question. Yes, this is a good question. So based on the year of their establishment, arrange the following regional organizations in chronological order. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया. अगेन इट इज़ एन फैक्ट ड्रिवन क्वेश्चन. SCO was formed in the year 2001. सार्क तो आप पढ़ते ही हो, अबाउट सार्क यू नो दैट थिंग. सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985. एपेक वॉज फॉर्म्ड इन 1989. इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001. एंड आसियन वॉज फॉर्म्ड इन 1967. सो इसको अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या पूछा है कि बेस्ड ऑन द क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले आप इनको अरेंज करें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसका आंसर विल बी 4, 2, 3, 1. सो B will become the correct answer in that regard. So these were the 2 questions which were found from IR. Now 3 questions which are static in character. So static questions को हम cover करेंगे. So starting with question number 43. Question number 43. So 3 static questions they have framed. Now this is also tough question. ठीक है, so this is more of an SSC type question we can call. This is not of UPSC standard. So what they have framed? They have framed which one of the following institutions was established first. So in this case IIT Delhi is the right answer. दोनों Indian Institute of Management Ahmedabad, both were formed in same year, but this was formed earlier. So IIT Delhi becomes the correct answer. Now 43 के बाद there is another question, that is question number 46. Question number 46, sorry 46 is I think covered. 43 के बाद I think there is question number 98. 98 question number is there.
So the question is गतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट. सो ये थोड़ा न्यूज़ में भी था, स्टैटिक भी आप इसको बोल सकते हो. इन वट एवर कैटेगरी यू वांट टू कवर, द राइट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश. तो प्रोजेक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं यू मस्ट बी फोकसिंग ऑन द दैट थिंग. नाउ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर yes 96. This is also static. Which of the following is not a part of पूर्वोदया डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पूर्वोदया डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो वो ईस्टर्न रीजन को भारत सरकार डेवलप करना चाह रही है थ्रू दिस प्रोग्राम. एंड हमेशा आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ कौन करता है, तो आप ऐसे कुछ आइडिया लगा के इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते थे. So the right answer will become what? West Bengal. Now one very surprising thing, lot of question they have framed from computer this time around. So again it raises a huge question mark this is not a part of your syllabus. You are not meant to study these sort of things which are related to your computer. So generally they are asked in your state examinations. जैसे आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हो, सो उसमें ये चीज़ें होती हैं. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे हैव टच दिस एस्पेक्ट आल्सो. सो क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41. So the question is, which of the following are components of geographic इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, GIS के बारे में. सो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जब हम किसी भी चीज़ को कैप्चर, स्टोर, मैनेज, एनालाइज कर सकें जोग्राफिक या स्पेशियल डाटा में. तो इसमें डाटा भी हो सकता है, इट कैन बी हार्डवेयर, इट कैन बी सॉफ्टवेयर, इट कैन बी पीपल ऑल्सो. जैसे कोई एनालिस्ट है, कोई डेवलपर है, उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है. सो द राइट आंसर विल बिकम डी इन दैट केस. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर रिलेटेड एस्पेक्ट इज क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. सो देखिए ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज द ओल्डेस्ट. तो ये बच्चे जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो जो कंप्यूटर रिलेटेड कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा उसको थोड़ा एज है ये 5 क्वेश्चंस में. ओल्डेस्ट पूछा है C++, जावा, प्रलोग एंड फोर्ट्रन. सो फोर्ट्रन सबसे पुराना है, सो डी विल बिकम द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI की एप्लीकेशन क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन AI. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल सकते. एप्लीकेशन क्या है AI की? सो द राइट आंसर विल बिकम व्हाट? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो इस केस में C विल बिकम द करेक्ट आंसर इन दैट रिगार्ड. अनदर क्वेश्चन दे हैव फ्रेम्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74. 74 क्वेश्चन नंबर. Consider the following: small memory, less expensive memory, fast memory. Which of the following are the above characteristics of the cache memory? कैचे जब होता है, डाटा पड़ा होता है कैचे में, तो उसके लिए रैम से ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. सो द राइट आंसर विल बिकम व्हाट? 1 and 3 only. Now again related to your testing your computer knowledge. 1 gigabyte in binary system is equivalent to what? That is equivalent to 1024 megabytes. So B correct रहेगा इसका आंसर. And I think question number 40 we have already question number 40 we have already discussed. 40 and 40. So this is question number
40. So question number 40 is related to which of the following statement with respect to raster data format is correct. It is a simple data structure which is compatible with remote sensing imagery. Yes, this is absolutely correct statement. raster data होता है ना जो इसमें ग्रिड होता है एक्सेल्स का, जिसको हम पिक्सल भी बोल देते हैं, किस पिक्सल पे होता है, जहाँ पे हर सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशियल लोकेशन, कि कितनी स्पेस के अकॉर्डिंगली ये ग्रिड है जो वो कवर्ड करेगा, ठीक है. सो इट इज़ वेरी आइडियल फॉर स्टोरिंग डाटा फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग communication. This is correct. The relationship between cell size and number of cells is expressed as the resolution of the raster. Yes, resolution है वो इस चीज़ पे ही डिटरमिन होता है, जितना स्मॉलर साइज सेल होगा उतनी ज़्यादा उसकी हायर रेजोल्यूशन होगी, उसमें और डिटेल होगी, जितना बड़ा सेल साइज होगा उतनी उसकी लोअर रेजोल्यूशन होगी. सो इन दिस केस राइट आंसर विल बिकम व्हाट, both 1 and 2. Another question from computer is what is the correct term used for a set of wires used to connect different internet components of the computer system for the purpose of transferring data as well as addresses amongst them. तो ये पूछ रहे हैं इस चीज़ में कि कौन सा वायर होता है सेट में जिससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को और एड्रेसेस को. सो द राइट आंसर इन दिस केस विल बी बस. सो हब क्या होता है, हब होता है जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को एक लोकल एरिया में कनेक्ट करते हैं. पोर्ट इज़ एन इंटरफेस, जैसे USB हो गया, HDMI हो गया. रूटर इज़ व्हाट, रूटर जब हम डायरेक्ट डाटा ट्रैफिक में से, नेटवर्क में से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, नॉट फॉर इंटरनल डाटा ट्रांसफ़र. सो द राइट आंसर विल बिकम व्हाट, डी इन दैट रिगार्ड. तो देखिए कितने क्वेश्चंस हैं विच हैव पास. दैट इज़ वाई earlier we told you this is an tricky as well as what, this is not on the expected lines. बहुत क्वेश्चंस हैं जो जनरली UPSC एस्पिरेंट या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे डोंट स्टडी दीज सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स. सो एक बार देखें, एनालाइज करें कि क्या चीज़ है. बट इफ़ दे आर आस्किंग, सो दिस कैन बिकम द न्यू ट्रेंड्स in the coming years. We have to focus on these sort of questions.